नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में जो भी जगहें चर्चा में थी दुनिया भर में, उन जगहों से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में मानचित्र पर आधारित पूछे जा सकते हैं। एक एक करके कुछ संभावित सवालों पर उसी प्रकार से चर्चा करेंगे जिससे आपका अभ्यास हो सके मानचित्र आधारित सवालों को हल करने का। तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले सवाल से शुरू करते हैं जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। अभ्यास प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलोमन द्वीप समूह पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है। दूसरा है कि बिस्मार्क सागर से सोलोमन सागर सोलोमन द्वीप समूह और पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपको बताना है सही कूट का चुनाव करके केवल एक है, केवल दो कथन सही है, एक और दो दोनों है, या तो ना तो एक ना ही दो। तो यहां पे हम देखते हैं, चलिए इसमें कि ये सब चीजें हैं कहां पे दुनिया के नक्शे पर। तो ये देखिए, इंडोनेशिया के पूर्व का क्षेत्र यह है पापुआ न्यू गिनी का। अब ये तो पापुआ न्यू गिनी आपको अलग से दिख रहा है कलर में। ये है सोलोमन सी, ये है सोलोमन आइलैंड का क्षेत्र। अब सवाल देखिए, सोलोमन द्वीप समूह पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है। तो अगर हम देखें तो सोलोमन आइलैंड्स यहां पे है और ये पापुआ न्यू गिनी है, तो पूर्व में है। सोलोमन सी के भी पूर्व में है, पापुआ न्यू गिनी के भी पूर्व में है। तो ऐसे में हम देखें तो सोलोमन द्वीप समूह पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में है, ये बात सही है। दूसरा देखें कि बिस्मार्क सागर से सोलोमन सागर सोलोमन द्वीप समूह और पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ये अब देखिए बिस्मार्क सागर कहां पे है। ठीक है, बिस्मार्क सागर यहां पे है, पापुआ न्यू गिनी है यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखिए सोलोमन सी भी है, फिर हम देखिए सोलोमन आइलैंड्स भी है। तो सोलोमन आइलैंड्स, उसके अलावा सोलोमन सी और पापुआ न्यू गिनी, उनके बीच में है बिस्मार्क सी। तो हमें ये स्टेटमेंट भी सही दिखाई देता है। तो दोनों ही सही हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक और दो दोनों ही सही हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बीआरआई को शुरू में चीन की केंद्रीय भूमिका पर जोर देने के लिए वन बेल्ट वन रोड के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे अधिक खुली और समावेशी पहल बनाने के लिए इसका नाम क्या कर दिया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि बीआरआई। सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट का ध्यान यूरेशिया में बंदरगाहों और शिपिंग मार्गों के माध्यम से समुद्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। फिर उसके बाद तीसरा है, बीआरआई का समुद्री रेशम मार्ग घटक दक्षिण चीन सागर, भारत, चीन और दक्षिण हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। ये सारे स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा, या एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, कौन से सही हैं। ठीक है, तो केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, और एक दो तीन। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हम सिल्क जो रोड की बात हो रही है, तो हम समझ लें कि आखिर किस किस प्रकार से इसे चीन ने डिवाइड किया है अपने बीआरआई में, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो पहली बात जो सही है कि बीआरआई के नाम से शुरू तो किया, पहले वन बेल्ट वन रोड था, बाद में क्या हुआ, समावेशी बनाने के लिए बीआरआई कर दिया, तो ये बात तो सही है। दूसरा हम देखें तो सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट का ध्यान यूरेशिया में, पैच, यहां पे एक पैच है, ये है कि सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट का ध्यान यूरेशिया में बंदरगाहों और शिपिंग मार्गों के माध्यम से समुद्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। तो ये बात भी हम सही मान सकते थे, लेकिन यहां पे क्या कह दिया है, समुद्री संपर्क को। सिल्क रोड जो है समुद्री संपर्क के लिए नहीं था, इनका जो था, जो सिल्क रोड रहेगा वो आप ये देखें तो यह लैंड पे चल रहा है। समुद्र के लिए क्या था इनका, मरीन टाइम। तो मरी टाइम सिल्क रोड जो है वो अलग से है, मरी टाइम अलग है और न्यू सिल्क रोड अलग है। तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है सिल्क रोड की, वो मरी टाइम नहीं है। तो अगर मरी टाइम होता तो वह समुद्री होता, इसीलिए यह गलत है। तीसरा वाला सही है, बीआरआई का समुद्री रेशम मार्ग घटक दक्षिण चीन सागर, भारत, चीन और हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है, आप देख सकते हैं जितनी बातें नाम ले रहा है। दक्षिण चीन सागर से अगर हम देखें, समुद्री रेशम मार्ग को हम देखें जिसको हम बोलते हैं, तो दक्षिण चीन सागर से शुरू हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यह आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। उसने तो देखिए कोलकाता को अपनी तरफ से अपने प्लान में, इनिशियल प्लान में शामिल किया था, लेकिन भारत ने तो अपनी तरफ से कोई रजामंदी, सहमति नहीं दी है। तो ये तो स्टार्टिंग का वही प्लान है जिसको हम देखें तो आगे बढ़ता है और इस प्रकार से ये जाके यूरोप तक पहुंचता है, अफ्रीका होते हुए। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि दक्षिण चीन सागर भी जाता है, भारत चीन क्षेत्र में भी जाता है, हिंद महासागर से होते हुए अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यानी कि कथन हो गया बी, 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी,
दृष्टि आईएएस की मुखर्जी नगर की क्लासेस अब कहां होंगी? वो होंगी नोएडा सेक्टर 15 में, यानी कि यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा सेक्टर 15 होगा। अब एक जरूरी जानकारी यह है कि प्रयागराज में हिंदी अंग्रेजी माध्यम के यूपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 2 जनवरी 2025 से हो रही है, शाम को 6 बजे। अब यहां पे जान लीजिए अंग्रेजी माध्यम के लिए भी है, शाम को 5:30 बजे। लखनऊ नए फाउंडेशन बैच की सूचना हिंदी माध्यम में है, दिनांक 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे से। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं दृष्टिकेंद्र सेंटर से जाके बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और क्लासेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो एक और नंबर है, वो मैं दे देता हूं, आप चाहें तो उस पर फोन कर सकते हैं, या तो ये वो नंबर लिखा है, आप चाहें तो इस पर कॉल कर सकते हैं। नोएडा के बारे में जानना है या दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना है तो 8750187501 इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन समूह का हिस्सा है? अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान और मालदीव। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 3 4, केवल 3 या 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे बताना है कौन कौन से सदस्य हैं। तो हमें पता होना चाहिए सार्क में कितने लोग हैं। सार्क में जो सदस्य हैं वो आपके सामने हैं इस नक्शे में। भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, यहां तक कि मालदीव भी है। इसमें से एक नाम आप देखें वो नहीं है, वो यहां पे होना चाहिए था। वो नाम कौन सा है? म्यांमार। तो म्यांमार जो है वह हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, सार्क का। अब यहां पे सवाल में देखें तो आपको दिखाई देगा ये है 2 म्यांमार। तो 1 3 और 4 तो हैं, बी सही जवाब हमें मिल गया है, म्यांमार नहीं है। अब कुछ बातें जान लें, जैसे कि हम देख सकते हैं स्थापना इसकी वर्ष 1985 में हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहां पे है तो वह नेपाल में है, काठमांडू में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। हामा, होम्स, डेरा। अब इन तीनों के बारे में आपको बताना है कि ये किस देश में अवस्थित है। सीरिया, फिलिस्तीन, यूक्रेन और इराक। सही जवाब क्या है? सीरिया है। सीरिया में ये तीनों जगहें अभी हाल ही में चर्चा में थी, क्योंकि सीरिया में आप देख सकते हैं काफी उठापटक चल रही है, खबरों में बहुत ज्यादा लगातार बना हुआ है, तो वहां के स्थान भी काफी चर्चा में है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सीरिया में आखिर वो जगह कहां पे है। तो देखिए होम्स भी है, हामा भी है और ये देखें डेरा भी है, तीनों कहां है? सीरिया में है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पहला कथन हो गया, इसको देखना है, एक एक करके हमें कथनों पर विचार करना है। दूसरा है नाइजीरिया की प्रादेशिक सीमाओं में उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून तथा पश्चिम में बेनिन शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो यहां पे एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल में जो पूछ रहा है नाइजीरिया के बारे में, तो हमें नाइजीरिया की अवस्थिति और मुख्य बातें उसके पड़ोसियों के बारे में पता होना चाहिए। तो नाइजीरिया आप देखें तो आपको ये पश्चिम क्षेत्र में दिखाई देगा। फिर आप देखें तो पहली बात तो ठीक है कि हम मान सकते हैं कि ये वाली सही है अफ्रीका के, लेकिन प्रादेशिक सीमाओं में उत्तर में क्या नाइजर है? तो चलिए देखिए, क्या उत्तर में नाइजर है? तो यस है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि पूर्व में चाड है। तो चलिए देखिए, क्या पूर्व में चाड है? तो आप देखें चाड भी दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ें और देखें क्या कैमरून तथा पश्चिम में बेनिन है। तो पूर्व में चाड के अलावा कैमरून भी है, देखिए तो क्या कैमरून है? तो देखिए पूर्व में कैमरून भी है, पश्चिम में बेनिन बोल रहा है, तो ये देखिए पश्चिम में ये है बेनिन। यहाँ पे सारी बातें अगर सही है तो हम क्या कहें? सही है स्टेटमेंट। तो ठीक है, तो ऐसे में स्थिति में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो उत्तर क्या हो गया? सी हो गया, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है बाल्टिक सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बाल्टिक सागर की अवस्थिति कहां है, तभी हमें सवाल समझ में आएगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए डेनिश जलडमरू मध्य कहां पे है, डेनिस वाला। फिर उसके बाद हम देखें यह विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा जल स्रोत है। फिर हमको बताना है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं, सही है। ठीक है, एक से ज्यादा है क्या एक है, केवल एक, केवल दो, सभी तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है, चलिए देख लेते हैं। दुनिया का नक्शा आपके सामने है, ये अटलांटिक ओशियन आपके सामने है, उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक। फिर यहाँ पे वो क्षेत्र है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, यूरोप से लगा हुआ है, बाल्टिक सी। ठीक है, अब चलिए
बाल्टिक सी से जुड़ी हुई पहली बात, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। क्या है? तो देखिए ये अटलांटिक सी है, उसी में हम आगे देखें तो ये बाल्टिक सी है और हिस्सा ही तो है, तो ये बात सही है। तो हम कह सकते हैं पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बाल्टिक सागर डेनिश जलडमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर, अटलांटिक से जुड़ा तो है, उसका हिस्सा है, लेकिन क्या डेनिश से जुड़ा है? तो देखिए डेनिश स्टेट है, जलडमरू मध्य है। अब देखें इसी को यहां पे हम देख लें तो ये डेनमार्क है, ये देखिए डेनमार्क है, उसी के हम पूर्व में थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हमें डेनिश मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाल्टिक सी है, अगर आगे यह जो बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, हम पीछे देखें तो हमें क्या दिखेगा? अटलांटिक ओशियन है, उसके बीच में क्या है? डेनिश सी है, डेनिश स्टेट है। तो इसका मतलब अगर डेनिश स्टेट है जिसको हम जलडमरू मध्य बोलते हैं तो बात सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये देखा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हम क्या बोलेंगे? कितने? एक या दो या तीनों या इनमें से कोई नहीं, तीसरा वाला भी रह गया है। यह विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा जल स्रोत है। तो तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है, सभी तीन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुयाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए कि गुयाना की अवस्थिति कहां पे है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी सीमा वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से लगती है तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर है। फिर दूसरा है एस्सेकीबो नदी गुयाना की सबसे बड़ी नदी है। फिर तीसरा है पाकाराइमा पर्वत, कुनुकू पर्वत और आकाराई पर्वत प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या है, जो भी है? तो यहां देखिए केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अब चूंकि हमें तीनों कथन को जानना है तो एक एक करके देखते हैं। गुयाना है कहाँ पे? ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, उसके उत्तर में है, ये है गुयाना। ठीक है, अब उसमें एक एक करके देखें। पहली बात क्या है? यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर है। इसकी सीमा वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से लगती है। पहला स्टेटमेंट तो हमने देख लिया है, शुरू की पहली बात सही है, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है। अब ये भी चेक करना है और ये भी देखना है उत्तर में अटलांटिक महासागर है कि नहीं है। तो देखिए इसके उत्तर में अटलांटिक ओशियन है। अब पड़ोसी देश जो तीन नाम लाए हैं, कौन कौन से नाम? वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम, वो भी है कि नहीं है? तो अब देखिए वेनेजुएला भी है, ये नीचे ब्राजील भी है और यहाँ पे देखिए पूर्व में सूरीनाम भी है। गुयाना इन तीनों से घिरा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही हो गया है। अब दूसरा देखें, एस्सेकीबो नदी गुयाना की सबसे बड़ी नदी है। क्या सच में ऐसा है? एस्सेकीबो नदी को हमें देखना है तो थोड़ा सा अगले नक्शे पे आना होगा और आप देखेंगे एस्सेकीबो नदी है, तो ये गुयाना की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो अब हमें अगर ये भी मिल गया है तो अब अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अगले स्टेटमेंट को देखिए, पाकाराइमा पर्वत, कुनुकू पर्वत और आकाराई पर्वत। अब इनको देखिए, कुनुकू माउंटेन, ठीक है, आकाराई माउंटेन, पाकाराइमा माउंटेन, ये तीनों कहां पे हैं? ये गुयाना में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं तो उत्तर क्या होगा? विकल्प के आधार पर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है देखिए ये पूछ रहा है। जब हमें ये बताना है कि गलत कौन सा है तो गलत तो कोई है ही नहीं। अगर कोई भी गलत नहीं है तो हम कहेंगे डी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ ईरान अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है? इराक, तुर्की, अजरबैजान या सऊदी अरब? हमको बताना है कोड का प्रयोग करके सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए यह है ईरान, इसके हम उत्तर में देखें तो यहां पे आपको दिखाई देगा अजरबैजान। उत्तर में अजरबैजान है, सबसे उत्तर में हम देखें तो वही दिखाई देता है। अजरबैजान कहां पे है? यहां पे। उत्तर है ए, केवल 3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, आर्मेनिया, इराक और ईरान। आपको क्या बताना है? उपर्युक्त में से कितने देश सीरिया के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या केवल 5? तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।